जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर स्पेशल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। आज देखो, हमने बहुत कुछ पढ़ा है साइंस में, लेकिन आज के क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो थोड़े अच्छे लेवल का होने वाला है, जो हमने अभी तक छोड़ा हुआ था, बचा हुआ था, कि लास्ट के समय में पढ़ेंगे और एग्जाम में आएगा तो भाई इसका आंसर है कर देंगे, क्योंकि इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आपके याद रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि साइंस से बात समझ लो कि साइंस है आपकी 30 नंबर की आने वाली है, और उसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। और साइंस के चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इजी लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए, चाहे हार्ड लेवल का पेपर आए, ठीक है, चाहे कितना भी हार्ड लेवल का पेपर आए, हम सभी क्वेश्चंस के छक्के छुड़ाने वाले। इस बात को नोट कर लेना। जो हमारी क्लास कंटिन्यू देख रहा है, लगातार पढ़ रहा है, अपनी ही क्लास से साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और वहां पर एक बहुत प्यारा सा स्कोर आप करके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप सभी आंसर करते हुए चलना। इसको एक टेस्ट की तरह लेंगे कि आपको कितने याद हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस हैं वो नए याद किए हैं। आज वाली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप याद करने वाले हो। पहला क्वेश्चन देख के ही आपके तोते उड़ गए होंगे। और भाई, इंग्लिश वालों को मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि भाई इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाया, या तो हिंदी वाले भी छोड़ देते, ठीक है, ये क्लास ही नहीं करवाता, लेकिन आप सभी एडजस्ट कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। ये थोड़े हार्ड लेवल के, बस देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया क्योंकि भाई सारी चीजें अकेले ही संभाल रहा हूं, तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश वालों से भाई फिर से माफी है। चलो अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त शरत थैलोइड स्वपोषी मुख्य रूप से जलीय जीवों का एक समूह है, जिसमें क्या है, मीठे जल और समुद्री जल दोनों में ये पाया जाता है। ये अपने को बताना है। आप देखो, आंसर करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। बहुत प्यारा है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल युक्त है, उस स्वपोषी भी है, मुख्य रूप से जलीय जीव है, जल के अंदर पाया जाता है, मीठे और खारे पानी दोनों में पाया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शैवाल हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह भी पाया जाता है। शैवाल समझते हो ना? अरे आप सभी गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा, जहां पर पानी इकट्ठा रहता है वहां पर एक हरे कलर का होने लग जाता है ना नीचे चारों तरफ, या ऊपर भी तैरने लग जाता है, उसी को शैवाल बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे उसको खाया जाता है क्योंकि इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं। अगर आप भी खाते हो तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोटीन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको देखना है कि इनमें से किसे स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वपोषित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका मतलब है कि वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि स्वयं पोषित होते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं होते। तो हम मानव तो भाई पता है ना, ठीक है, जंतु भी हो गया, कंदक भी हो गया, तो क्या हो जाएगा? पादप। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ये किसी जीव के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सी पेन, जिसको समुद्री पिच्छक के वैज्ञानिक नाम की पहचान कीजिए, जो संघ नाइडेरिया से संबंधित है। और एक बात और बता देता हूं, जिनको ये लगे कि क्वेश्चन सर कहां से उठा के ले आए हैं, तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके कांस्टेबल के लेवल के एग्जाम में आए हुए। आपके आर्मी वाले क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, आपके दूसरी फौज में जो होते हैं, डिफेंस फोर्सेज के एग्जाम्स, उनसे मैंने लिए हैं। एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो लिए हैं, क्योंकि जो आर्मी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आर्मी के लेवल का, वो हमने पढ़ चुका। लेकिन अगर पेपर हार्ड बनता है तो उसकी तैयारी अपने को करनी है ना 3 क्लासेज में। ये पहली क्लास है, इसके बाद 2 क्लास और आएंगी, उसके बाद पेपर चाहिए आपका कैसा भी आ जाए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चंस हम इस क्लास में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल के दे दूंगा। और आज वाली में हम जो पढ़ रहे हैं वो है जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, तो जीव विज्ञान के
पर्सन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। आंसर सभी का आ गया होगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई पेनाटूला। क्या हो जाएगा? पेनाटूला हो जाएगा। और वैज्ञानिक नाम आप सभी को याद कर लेना है, कुछ मैं यहां पर याद करवाने वाला हूं और कुछ मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा जो आप याद कर लेना। वैज्ञानिक नाम है, आपसे एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, जो ज्यादा हार्ड वाले हैं मैं यहां पर करवा दूंगा, जो इजी वाले पूछता है, जो आर्मी में आए हुए हैं, वो सारे इंस्टाग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? देखो पहले है ना, दूध को क्या बोला जाता था? संपूर्ण आहार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता था। लेकिन अब इसको संपूर्ण आहार बोलना बंद कर दिया है। अब क्यों बंद कर दिया है? इसमें कौन सा जो विटामिन है जो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से दूध को क्या बोला जाता है? सॉरी, संपूर्ण आहार नहीं बोला जाता। तो किस विटामिन का अभाव होता है, अपने को बताना है कि दूध में किस विटामिन का अभाव होता है। तो आंसर कीजिए सभी कि दूध में कौन से विटामिन का अभाव होता है। तो दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। क्या होता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इसको संपूर्ण आहार भी नहीं बोला जाता। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है भाई खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग भी होता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। क्या हो जाएगा? स्कर्वी नामक रोग भी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, चलो अगर विटामिन सी होता तो दूध क्या हो जाता? संपूर्ण आहार हो जाता। और छोटे बच्चों के लिए तो क्या है? ये संपूर्ण आहार ही है। ठीक है, चलो किस कोशिकांग में आरएनए होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स की जान बना हुआ है कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें आरएनए होता है। किस कोशिकांग में आरएनए होता है बताओ? कौन से कोशिकांग में आरएनए होता है? तो सभी का आंसर आ गया होगा। आरएनए किस में होता है? राइबोसोम में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो कौन से कोशिकांग में आरएनए होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या है, सुकेंद्रकी और प्राकेंद्रकी कोशिका के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? आप आंसर करो, ऐसा नहीं है कि आप बच के जाओगे तो कहां भाग के जाओगे। ठीक है भाई, बच के जाओगे तो कहां भाग के जाओगे बताओ। सुकेंद्रकी और प्राकेंद्रकी कोशिका के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आपका राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलप पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है, ये अपने को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलप पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है, यह आपको बताना है। बताओ कि इनमें से कौन सा है भाई, बताओ कौन सा होगा, बताइए सभी। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा, जिनको पता है, नहीं पता तो याद कर लो कि कौन सा अलप पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है। तो ये हो जाएगा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया हो जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है। विकार का मतलब समझते हो ना, कमजोरी, बीमारी मान लो आप, तो वो है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विलयन का नाम क्या है? भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला विलयन क्या होता है? स्टार्च के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से विलयन का प्रयोग किया जाता है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम आलू काटते हैं और उसके चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं या उसके फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है कि भाई एक पानी में नमक डाल के और उसमें उनको डाला जाता है ताकि जो स्टार्च की मात्रा है वो निकल जाए।
और नमक में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से वो हो जाता है, तो आयोडीन विलयन में डाला जाता है। कौन सा हो जाएगा, आयोडीन के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, आयोडीन विलयन में डाला जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है स्टार्च को निकालने के लिए, ये बात याद रख लेना, उसकी मात्रा का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है कि ऑर्थोपोडा का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइए ऑर्थोपोडा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ऑर्थोपोडा का उदाहरण हो जाएगा कौन सा, तितली हो जाएगा। टेस्ट देते हुए चलो भाई, बिना टेस्ट देते हुए चलोगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट को देना है तभी मजा आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाने के लिए ही तो क्लास लेके आया हूं, वरना तो मैं फिर इंस्टाग्राम पे डाल देता, आप देख लेते वहां से। जो क्वेश्चंस मुझे हार्ड लगे और आपको इंस्टाग्राम पर डालूंगा तो आप नहीं पढ़ोगे, यहां पर क्लास में थोड़ा सा पढ़ लोगे कि भाई सभी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेता हूं, वरना उनका स्कोर हो जाएगा मेरा स्कोर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको करना है, मेहनत करते जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए क्या करनी होगी भाई, आपको मेहनत करनी होगी, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, चलो क्या है, कोरोएनोसाइट के अन्य नाम की पहचान कीजिए, ये आपको बताना है। कोरोएनोसाइट के अन्य नाम क्या है, तो जो कोरोएनोसाइट है उसका अन्य नाम हो जाएगा आपका कोलर कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई उसको, कोलर कोशिकाएं। तो कोरोएनोसाइट कैसे क्या याद कर लो, तो कोरोएनोसाइट कौन सा हो जाएगा, कोलर कोशिकाएं हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि लाइकेन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, ये तो आप सभी को पता होगा। लाइकेन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत दिया गया है। क्या बताना है भाई, इनमें से कौन सा गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा गलत दिया गया है ये आपको बताना है। कीजिए कि लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया होता है, तो पहला याद कर लो कि लाइकेन में क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाइकेन में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा देखो कि लाइकेन वृक्षों की छाल पर धीमी गति से बढ़ने वाले बड़े रंगीन धब्बे से देखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा लाइकेन हो गया। लाइकेन में कवक सहजीवी जीवन जीते हुए पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइकेन है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या होते हैं कि सहजीवी के रूप में जीवन जीते हैं। ठीक है, उनके ऊपर आधारित होते हैं, निर्धारित होते हैं, उनके ऊपर उनका जीवन टिका हुआ होता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि अलग अलग नहीं होते कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो याद कर लो लाइकेन क्या होता है, जो पेड़ पौधों की छाल होती है उसके ऊपर क्या होते हैं भाई, रंगीन धब्बे होते हैं, उनको लाइकेन बोला जाता है। और लाइकेन में साइनोबैक्टीरिया होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, ये अपने को बताना है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है, कोशिका के केंद्रक की खोज बताइए, कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो आप सभी को याद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका का, तो ये तो सभी को याद होगा। आंसर आ जाना चाहिए, अब तक आ गया होगा आंसर सभी का। आ गया क्या आंसर? हाँ आ गया। तो क्या है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है भाई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा है कोशिका के केंद्रक की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित है, इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित है, ये अपने को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट से संबंधित नहीं है। देखो ये गलती एग्जाम में मत कर देना, है नहीं है, तभी मैं सोच रहा कि यार ऑप्शंस तो एक से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, संबंधित है नहीं, संबंधित नहीं है, वो अपने को बताना कि इनमें से कौन सा नहीं है। आप बताओ
अब बताइए कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा भाई। तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका तार केंद्रक हो जाएगा, तारक केंद्रक हो जाएगा। बाकी है एक्टिन हो गया, ये भी हो गया, सूक्ष्म नलिकाएं हो गया, अंतस्थ हो गया, तो ये भी हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो, एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान है, एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान पढ़ाया था, 2-3 बार याद करवाया है। कितनी बार करवाया भाई, कम से कम 2-3 बार आपको याद करवाया है। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। कीजिए आप सभी आंसर, इसका क्या हो जाएगा। लहरों से मत डरो, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 50 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपके लिए एक शायरी लेके आया हूं, वो आपको सुनाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले पढ़ो इसको, फिर शायरी सुनाएंगे आपको। तो एटीपी का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है, तो ये कहां पर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर हो जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप समझते हो ना कि हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा तत्व है वो जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा तत्व है वो जिम्मेवार होता है उच्च रक्तचाप के लिए, बताओ। उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी है बताइए। आंसर आ गया सभी का, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जो सोडियम होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए भूमिका निभाता है। सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर के बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है। बताइए किसने किया था, बताओ। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक। क्या है, एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक को क्या है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का या माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई वो घर पे जो सूक्ष्मदर्शी है उसी का प्रयोग करके चीजें करने लग गए थे, ठीक है। तो भाई साइंटिस्ट है, उल्टी खोपड़ी के होते हैं, समझते हो ना, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत बुद्धिमानी होते हैं। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है। उस संरचना की पहचान करना है जो गतिशीलता में भूमिका निभाता है, बताइए। और तब तक आप इसका आंसर कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि कल है ना, कल आपका जो सुबह 9 बजे है, सुबह 9 बजे मैथ्स की एक मैराथन क्लास आने वाली है। मैथ्स की मैराथन क्लास आएगी, और उसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, 3 से 4 घंटे की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, और उसी में आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है जी। तो कल जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है उसको देखना मत भूलना, कोई भी स्टूडेंट। अब इसका आंसर कीजिए सभी इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, फेलेजेला हो जाएगा। फेलेजेला क्या हो जाएगा भाई, फेलेजेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है। ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है, बताओ। ठंडा खून किसका होता है, इनमें से ठंडा खून किसका होता है, बताओ। ठंडा खून वाले जंतु तो कौन सा हो जाएगा, गिरगिट, ठीक है, गिरगिट है, वो ठंडे खून का जंतु हो जाएगा। छिपकली हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। कछुओं का परिवार है वो किस चीज में शामिल किया गया है, ये अपने को बताना है। और ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आए हूं भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से हो, सारे के सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। और अगर ये वाला क्वेश्चन से बात करूं तो ये आपके एसएससी का सबसे जो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, एसएससी जल में अभी आया था पिछले साल ही। तो आंसर कीजिए आप इसका कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। और आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही उठा के ले आया कि किसी एग्जाम में आया, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कोंड्रीकथीज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ये अपने को बताना है। बताइए इसका आंसर कि उत्तक अग्रगण्य संगठन, ठीक है, युप्ले कटेला, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी जोड़ी गलत दी गई है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो ये वाला गलत दिया गया है। बाकी कोशिका ग्रेड संगठन क्या हो जाएगा, कोशिका ग्रेड संगठन हो जाएगा, साइकोन हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन क्या हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। तो ये याद रख लेना, ये तीनों के तीनों है, आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलिक्य शिराविन्यास से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। आलिक्य शिराविन्यास से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। तो बताओ, तो इनसे सबसे अलग कौन सा है। मैंने बहुत बार आपको जिसको याद करवाया है वो हो जाएगा अपना मक्का। बाकी धनिया, तुलसी और चाइना रोज है, ये सारे के सारे इससे संबंधित हो जाएंगे, मक्का इससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि मक्का है अपना वो क्या होता है, अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फूल का घटक नहीं है। जीव विज्ञान के साथ साथ आपको यहाँ पर वनस्पति विज्ञान से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, बूटने वाले क्वेश्चंस भी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो भाई कर्णिका होती है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, कांटा नहीं होता। कांटा है वो फूल के साथ फ्री आता है, जैसे आपकी सक्सेस के साथ दुश्मन फ्री में मिलेंगे आपको, ठीक है, जलने वाले फ्री में मिलेंगे, वैसे ही फूल के साथ कांटा फ्री में मिलता है। ठीक है, तभी फूल की वैल्यू पता होती है। एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का क्या होता है, ये अपने को बताना है कि जो एक बीजपत्री पत्तियां होती हैं उनके संवहन बंडल के समान आकार का क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए ये डाला था कि भाई ये याद कर लेना, मनुष्य का भी डाला था, हर चीज का डाला था जो आपसे पूछ जाता है। मेंढक हो गया, मछली हो गया, इन सभी के बारे में। तो आपको बताना है कि मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आप सभी को मैंने याद करवाया हुआ है। तो मछलियों के हृदय में कितने होते हैं, तो मछलियों के हृदय में हो जाएंगे 2। मछलियों के हृदय में कितने होते हैं भाई, 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको याद करवाया था, तो वो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है भाई, टेटेनाई से टिटनस होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, उसको धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, धनुस्तंभ के नाम से उसको जाना जाता है, धनुस्तंभ। ठीक है, धनुस्तंभ के नाम से। इनमें से कौन सा रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, रोग रोगाणु वाला। तो क्या हो जाएगा, रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी कौन हो जाएगा भाई, आपका रोगाणु हो जाएगा। ठीक है, रोगाणु के अलग अलग प्रकार होंगे, लेकिन होगा क्या, आपका रोगाणु ही होगा, रोग उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो वहन करती है। बताओ, तो वो कौन सी शिरा हो जाएगी। तो उसको बोला जाता है
पल्मोनरी शिरा कौन सी होती है भाई? पल्मोनरी शिरा होती है, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, जो अपनी ये जो गर्दन है वो सिर से मिल रही होती है, उस जोड़ को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जोड़ को क्या कहा जाएगा भाई? ऐसे जोड़ को कहा जाएगा प्यूटल जोड़ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? प्यूटल जोड़ कहते हैं। कौन सा जोड़? प्यूटल जोड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? आपको लग रहा होगा कि सर की स्पीड कैसे बढ़ गई, कि भाई लाइट चली गई ना इसलिए स्पीड बढ़ गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा भाई? आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया। वे जीव जिनमें निरक्ष केंद्रक या अंगक नहीं होते, उन्हें कौन से जगत में वर्गीकृत किया जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर आप आंसर करो कि वे जीव जिनमें निरक्ष केंद्रक या अंगक नहीं होते, उनको कौन से जगत में वर्गीकृत किया गया है? आ गई, बताओ कौन से जो जगत है उसमें वर्गीकृत किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मोनेरा। क्या हो जाएगा भाई? मोनेरा हो जाएगा। ठीक है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने बोला था ना कि वैज्ञानिक नाम याद कर लो। ठीक है, और आज दोबारा शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पर, सारे के सारे याद कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, याद कर लेना। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये तो बहुत बार आपके आर्मी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हरे चने का। तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका, हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। क्या हो जाएगा? विग्ना रेडिएटा हो जाएगा हरे चने का वैज्ञानिक नाम, विग्ना रेडिएटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ये अपने को बताना है, गलत सुमेलित है, गलत होना चाहिए। तो माल्टेज, जो माल्टोज होता है वो गेहूं से संबंधित है। ठीक है, ठीक है भाई। और कॉर्न मील और जौ से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। जो माल्टोज होता है वो गेहूं, कॉर्न मील और जौ से संबंधित हो जाएगा। कौन समझते हो ना? अपना मक्का। ठीक है, तो उनसे संबंधित हो जाएगा, माल्टोज उनमें पाया जाता है। फ्रक्टोज है वो फलों में पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा। लैक्टोज दूध से संबंधित है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जब 3 सही है तो चौथा गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्च, स्टार्च है अंडे की जर्दी में नहीं पाया जाता। जो अंडे का बाहरी कवर होता है उसमें प्रोटीन होता है, और जो अंदर का जो कवर होता है, जो जर्दी होती है पीले कलर की होती है, उसमें फैट होता है, उसमें वसा होती है। ठीक है, तो स्टार्च नहीं होता। स्टार्च किसमें पाया जाता है? अगर मेनली पूछा जाए तो स्टार्च है आलू में पाया जाता है। ठीक है, आलू में पाया जाता है, ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माल्टोज याद कर लो, गेहूं हो गया, कॉर्नमील हो गया, जौ में पाया जाता है, और फ्रक्टोज फलों में, अंगूर में पाया जाता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारीय भोजन है? अविकारीय भोजन है कि इसमें कोई विकार नहीं होता। ठीक है, दही है उसमें विकार हो सकता है, दूध है उसमें विकार हो सकता है, मांस है उसमें विकार हो सकता है। विकार का मतलब मैंने समझाया था ना कि भाई कमी होती है, गलती होती है, खराबी होती है। ठीक है, तो ये होता है। मांस है भाई, पता नहीं कहां से आया है, कैसा है, कौन सी बीमारी थी उस जीव के अंदर जिससे मांस प्राप्त हुआ है। वैसे ही दूध और दही है, क्योंकि दूध जहां से प्राप्त हो रहा है, कैसे लिया जा रहा है, जबरदस्ती निकाला जा रहा है, इंजेक्शन लगा के निकाला जा रहा है, किस तरीके से निकाला जा रहा है, तो वो दूध खराब है। अगर दूध खराब है तो उससे दही भी खराब हो जाए। लेकिन दाल क्या है? अपनी शुद्ध है, तो क्या हो जाएगा? दाल क्या हो जाएगी? अविकारीय हो जाएगी। और दाल में भाई अपना प्रोटीन है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अपने गरीबों के लिए ना, मिडिल क्लास फैमिली के लिए दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रेस कर रहे हो तो आपको प्रोटीन चाहिए, तो दाल खाया करो। और इसी के साथ साथ सोयाबीन की जो वड़ी होती है ना, सोयाबीन की वड़ी, वो आपके लिए अच्छी है। और मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि अगर आप सोयाबीन खा सकते हो तो आपके लिए वो भी अच्छी रहने वाली है। आप एग्जाम दे लो, फिर मैं आपको सुपर फूड वगैरह सब कुछ बता दूंगा जो आपके लिए रेस के लिए जरूरी होगी, जिससे आपके शरीर में, आपके पाँव के अंदर ताकत आएगी और आप चीते की तरह दौड़ने वाले हो। ठीक है, पहले पेपर पे फोकस कर लो और उसके बाद आपकी रेस वगैरह पर फोकस करेंगे। ठीक है जी, चलो। निम्नलिखित में से किसे
कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, आप सभी जानते हो कि बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है, आंसर करने की पूरी कोशिश करनी है। लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो आप सभी आंसर करो कि जो लाल शैवाल होते हैं, ठीक है, वो किस प्रक्रिया से। मैं फोन लेके आता हूं आपको शायरी सुनाने के लिए, तब तक आप इसका आंसर कीजिए, ठीक है? हाँ, फोन आ गया अपना, तो इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा कि लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा है जो लाल शैवाल है वो प्रजनन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका आंसर कीजिए, तब तक मैं शायरी निकाल के रखता हूं। ढूंढते हैं कहां पीछे चली गई है वो, बताओ। आप इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, आंसर कीजिए क्या है, ठीक है? बताइए क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? बताओ कौन से पौधे का प्रयोग है सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? कहा जाता है ना कि भाई सर्दी लग रही है तो आप इसके पत्ते खा लो, ठीक है? और यह क्या है कि भाई चाय में डाल के, पत्ते डाल के, और आप उस चाय को पी लो, आपकी सर्दी है, जुकाम वगैरह है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो क्या है? तुलसी हो जाएगा। अपनी तुलसी माता जी है ना, उसके पत्ते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बस उनको चबाया नहीं जाता। ऐसे माना जाता है कि उसको चबाया नहीं जाता, डायरेक्ट उनको लिया जाता है। या आप चाय में उसको ले सकते हो, पानी में आप उसको ले सकते हो, पानी उबाल कर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा। बाकी भाई अगर आपके पास मान्यता नहीं है तो फिर देख लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और जो तुलसी माता जी के जो बीज होते हैं ना, वो भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा, उनको सब्जा सीड बोला जाता है, ठीक है? क्या है कि स्पाइरोगाइट्स में किस प्रकार के युग्मक होते हैं, ये अपने को बताना है। स्पाइरोगाइरा, अच्छा गार्ड्स नहीं है भाई, ठीक है? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है? स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, ये अपने को बताना है, ठीक है? तब तक आप आंसर कीजिए। मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं, अपनी खुद की लिखी हुई है, किसी की उठाई नहीं है, गूगल से नहीं उठाई है, मेहनत से लिखी है। होगा कोई जिसे सारा जहां चाहिए, मुझे तो फौज की खाकी वर्दी चाहिए, क्योंकि इंतजार में बैठी है मेरी बा, पूरा करेगा उसका बेटा उसकी चाह, ठीक है? होगा कोई जिसे सारा जहां चाहिए, मुझे तो फौज की खाकी वर्दी चाहिए, क्योंकि इंतजार में बैठी है मेरी बा, पूरा करेगा उसका बेटा उसकी चाह। चलो, माता जी बैठी हुई है ना कि मेरा बेटा लग जाएगा, ठीक है? और आपका भी सपना है कि वर्दी पहननी है, तो बस लगे रहो। कुछ दिन बचे हैं, 10 दिन भी नहीं है। जिनका थोड़ा लेट एग्जाम है उनके लिए 10 दिन हो जाएंगे। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो इसका हो जाएगा भाई समयुग्मकी और गैर कसाब भी, ठीक है? गैर कसाब। निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है? ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिनमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नियत तापी प्राणी। उसको क्या कहा जाता है भाई? नियत तापी प्राणी, यानी उसकी नियत है ना वो तप गई है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है वो आपको बताना है, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, ये अपने को याद रखना है। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना, बार बार एग्जाम्स में आता है। जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन का कारखाना होता है, खजाना होता है, बिल्कुल ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये भी ठीक है। जब 3 ठीक है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये याद रख लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली बोला जाता है।
तो क्या हो जाएगा, और ये तीनों ठीक है, याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पूरा सेम क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन इन तीनों ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये अपने को बताना है कि पोरीफेरा की श्रेणी से नहीं है। तो हाइड्रा होता है वो पोरीफेरा की श्रेणी से नहीं है, बाकी जो साइकोन हो गया, जो स्पैजिला हो गया, ठीक है, और जो भूरे समुद्री शैवाल, ठीक है, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणुक डाइटन में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, जब अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं जो आपके और टीचर्स के भी तोते उड़ाने वाले हैं। ठीक है, जब पेपर है ना, फिर ऐसे क्वेश्चन लिए ही नहीं जाएंगे, पेपर सोल्व करवाए जाएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, जो इजी क्वेश्चन होंगे ना वही करवाए जाएंगे, देख लेना। ठीक है, और पेपर सोल्व करवाने का कोई फायदा नहीं है कि बाद में तो चेंज होते हुए आएगा, सेम क्वेश्चंस तो आने वाला नहीं है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बाकी देखो हर जगह आप पेपर देख लेना, वो भी अच्छी बात है, जिससे पता चलता है। ठीक है, सभी टीचर्स करवाने वाले हैं, हमारे भाई भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना, और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा उस पेपर को देख के कि कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम होगा बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन हो जाएगा। ये जो नाम होते हैं ना, बड़े अटपटे होते हैं, इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, बीएससी में भी थी, उसके बाद भी थी, आगे भी पढ़ते आए हैं, लेकिन बायोलॉजी कभी नहीं थी। बस 12th तक बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, किया था काम, धक्का स्टार्ट काम किया था बायोलॉजी में। तो इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े से, जो लैंग्वेज है ना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस और मैथ के। चलो, राइजोबियम, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां किया जाता है? तो बताओ कहां कर किया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम से क्या याद आ गया? कितनी बार याद करवाया है, बाकी तो आपको कम याद आया हो, लेकिन वो भी याद आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाइट्रो 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 किससे संबंधित है? नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन चक्कर हो जाएगा। राइजोबियम किससे संबंधित है? आपका नाइट्रोजन से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्कर हो जाएगा। तो याद कर लो, राइजोबियम दे दे, नाइट्रोसोमनास दे दे, नाइट्रोबैक्टर दे दे, और नाइट्रो आ गया मतलब नाइट्रोजन से है। ठीक है, और राइजोबियम तो है ही, इसका तो कितनी बार मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है। मधुमेह, ठीक है, मधुमेह हो जाता है, जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है। मधुमेह का मतलब होता है शुगर, शुगर की बीमारी आजकल चल रही है ना, वो वाली। तो मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, किससे संबंधित होता है? तो ये किसको डैमेज करता है? ये अग्नाशय को डैमेज करता है, मैंने आपको बताया था। किसको डैमेज करता है, खराब करता है? अग्नाशय को खराब करता होता है। कि सीपीआर से क्या तात्पर्य है? जो सीपीआर है उससे क्या तात्पर्य है? मूवीज में आपने देखा होगा ना कि उसको सीपीआर दिया जा रहा है, तो सीपीआर देने का मतलब है कि भाई लगभग वो आदमी मर चुका है, बस उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो माउथ से माउथ वाला आपने देखा होगा, या आपने जो प्रेस जैसा होता है वो 2 लगा के दिया जाता है, तो वो है। तो सीपीआर क्या हो जाएगा भाई? पुनर्जीवन के लिए, यानी दूसरा जीवन देने के लिए, हृदय गति के लिए। कार्डियो पल्मोनरी क्यों बोला जाता है? जो यहाँ पर, सॉरी कार्डियो का नाम आ गया, कोर्डियो, कार्डियो ये यार, कार्डियो है ना, इसका मतलब कहां से है कार्डियो? CARDO, जहां पर ये आ जाए तो दिल से संबंधित हो जाएगा। तो दिल की जो धड़कनें रुक गई हैं, उनको चलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है। और पुनर्जीवन मतलब दोबारा जीवन देने के लिए। तो CPR आएगा ना, PCR नहीं, CPR आएगा, तो आप समझ जाओगे ना। ठीक है, PCR भाई कॉलेज के समय में, कॉलेज के बाहर खड़ी रहती थी, तो CPR की जगह PCR याद आती है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ी नहीं, PCR कॉलेज में खूब देखी है। ठीक है, तो इसलिए है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत होता है? बताओ।
कितनी बार आपको करवाया हुआ है, तो क्या होता है आपका एटीपी होता है। क्या होता है भाई, एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें आंख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है, ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन से की आंख की, आपने देखा होगा ना कि भाई इसको काट के लगा दो, इसकी आंख है वहां पर ये पौधा बन जाएगा। तो किसको काट के लगाते हैं, जिसके जहां जहां पर आंख होती है वहां पर पौधा बन जाता है। अरे घर पे आलू रखा हुआ होगा, अगर उगाते भी नहीं होगे तो घर पे आलू रखा उगने लग जाता है ना, अंकुरित हो जाता है ना। तो जहां जहां पर उसकी आंख होती है वहीं पे अंकुरित होता है, क्या हो जाएगा अपना, आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर के किस भाग या अंग में उपस्थिति नहीं पाई जाती, किसकी, कोर्टिलेज की उपस्थिति नहीं पाई जाती, अपने को बताना है। किस भाग या अंग में जो कोर्टिलेज होता है उसकी उपस्थिति नहीं पाई जाती, तो किस में नहीं होती, श्वास नली में नहीं होती। निम्नलिखित में से किस संघ फाइलम के जीव स्पंज कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ या जो फाइलम होता है कि जीव है स्पंज कहलाते हैं, बताओ। तो क्या हो जाएगा, ये पोरीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने में सहायता करता है। दो अस्थियों को जोड़ने में, ठीक है, दो हड्डियां होती हैं, अस्थि का मतलब है हड्डियां, दो अस्थियों को जोड़ने में, दो हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है, तो क्या होता है, लिगामेंट। आपने सुना होगा ना कि इसका तो लिगामेंट हिल गया है, तो लिगामेंट होगा, जिसको स्नायु बोला जाता है। क्या, लिगामेंट या स्नायु जिसको बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि लाइसोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, इसे आत्मघाती थैली या जिसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लाइसोसोम के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना, जिसको क्या कहा जाता है, लयन काय भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। इसके अलावा देखो कौन सा सही है कि जो लयन काय है भारी पदार्थों के प्रवेश को रोकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ए और बी में और देखो कि वे कोशिका का अपघटित निपटान तंत्र है या वे सभी अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। आयुष है वो किसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा, बताओ। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। ए का मतलब क्या होगा भाई, आयुर्वेद होगा। वाई का मतलब क्या होगा, योग होगा। यू का मतलब क्या होगा, आपका प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगा। और एस का मतलब हो जाएगा यूनानी, और एच का मतलब यूनानी, और एच का मतलब हो जाएगा सिद्ध और होम्योपैथी। एच का मतलब क्या हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा। ठीक है, एच का मतलब होम्योपैथी। तो आयुष किससे संबंधित हो जाएगा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और योग का नाम आया है, अभी योग दिवस गया है, तो 21 जून को हम क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है। तो आयुष का पता चल गया अब। ठीक है, ए से हो गया आपका आयुर्वेद, वाई से हो गया योग, यू से हो गया प्राकृतिक चिकित्सा, और एस से क्या हो जाएगा, यूनानी सिद्ध हो जाएगा, और आपका एच से क्या हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा। ठीक है, कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये विटामिन डी का हो जाएगा। तो सारे के सारे विटामिन के नाम हैं, वो आपको याद करके लिख रखने हैं। मनुष्य में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। जेम्स टी वाटसन और क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो जेम्स डी वाटसन, कभी इसका नाम पूछ लेगा, कभी आपके इससे वैसे पूछ लेगा। तो जेम्स डी वाटसन और क्रिक का संबंध किससे है, तो डीएनए की संरचना से है। तो उल्टा कैसे पूछ लेगा कि डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई है। जैसे अगला क्वेश्चन से आप देख सकते हो। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखो कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो आ गया ना, तो क्या हो जाएगा इसका, वाटसन और क्रिक ने। यहां पर डीएनए की बात हो रही है, आप याद कर लेना डीएनए की संरचना की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई है। ठीक है, चलो वाटसन और क्रिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषित किया जाता है, आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई, बैक्टीरियो के द्वारा किया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो पौधों में जो जाइलम परिवहन है उसके लिए जिम्मेवार कौन सा होता है, याद करवाया हुआ, आंसर कीजिए। सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पौधे में जो जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेवार होता है, जल होता है, पानी होता है। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाएगा उसको। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। बेसिलस हीमोफिल्स क्या है, एनफ्लुएंजा कारक है। तो बेसिलस हीमोफिल्स एनफ्लुएंजा है, वो किसका कारक होता है, ये अपने को बताना है। तो किसका कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा निमोनिया का। ठीक है, निमोनिया एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेगा निमोनिया का संबंध किससे है, तो याद कर लो कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका कारक होता है अमोनिया का। ठीक है, निमोनिया का, अमोनिया का हाँ बोल रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलन भोजन के घटकों को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है, ये अपने को बताना है। बताओ, भोजन का, संतुलित भोजन का, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए और खनिज होना चाहिए। एक रेशा दिया हुआ है, प्रकार दिया हुआ है कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा और खनिज। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, वसा में होती है। लेकिन हम मनुष्य किसका यूज करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। लेकिन हमें कहां से प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा होती इसमें है, प्राप्त किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। चलो, और सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे इजी और सस्ता, आलू। तो जब भी आपको वर्कआउट करना है और आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आप एक आलू खा लिया करो उबाल के। ठीक है, वरना अपना जो केला है वो भी खा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो आज के समय में, तो एप्पल है, सेब है, वो भी आप खा सकते हो। लेकिन सेब का कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खाने से, तो वो ध्यान रख लेना। मानव हृदय कितने चेम्बर्स का बना होता है, सभी के हृदय मैंने बताए हुए, याद कर लेना। आज दोबारा डालूंगा, तो जो इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा हुआ जुड़ जाना, तो उसमें केवल 4 होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, और मैंने इंस्टाग्राम पर तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, तुक्का कैसे लगाएं ये वाला वीडियो डाल दिया है, तो इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लेना, तुक्का लगाने वाला वीडियो कि किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। देखो, वैसे पूरी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ठीक है, जो आपको नहीं आते होंगे, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो तुक्का लगाना बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई 1 2 4 कितने भी ठीक होंगे, आप जितना तुक्का लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, तो इसलिए जरूर देख लेना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, मैंने कितनी बार आपको याद करवाया है, दाल या दलहन फसलें। ठीक है, दाल या दलहन फसलें हैं, वो अपने को याद रख लेना है। ठीक है, उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, मेरास्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरास्मस कहा जाता है। और भाई आज इंग्लिश नहीं है ना, तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा, ईमानदारी से मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश जो भी पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, लेकिन आपको करवाना था इसलिए मैं करवा रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा भाई इंग्लिश में हो जाए, तो आज के लिए इंग्लिश वालों माफ कर देना। ठीक है, और अभी इसको रोक लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में मैं ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा, इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, चलो। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब है कौन से विभाग में होती है, याद कर लो। तो जो अभी हमने पढ़ा था कार्डियोलॉजी विभाग होता है, जो हृदय विभाग होता है उसमें होता है, दिल के विभाग, कैथ लैब। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाना, ठीक है। बाटुलिज्म है, तो जो बाटुलिज्म क्या होता है? तो बाटुलिज्म होता है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है। तो बाटुलिज्म होता है ना, जो फूड इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कि हम खाना खा लिया और वो हमें हजम नहीं हो रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है बाटुलिज्म। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई कोर्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टिलेज। कंकाल के वो हिस्से होते हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और उनको मोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? कोर्टिलेज कहा जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, ये अपने को बताना है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लिम्फोसाइट हो जाएगा, ठीक है, लिम्फोसाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 171 क्वेश्चंस में से आज 71 कर लेते हैं और जो बचे हुए 100 है ना उनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेके आऊंगा, ठीक है। कल तो अपनी मैथ की मैराथन होगी तो इसको परसों डाल देंगे सुबह, या कल इवनिंग में जो 4 बजे क्लास आती है उसमें डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है, ये अपने को बताना है। तो कौन सी हो जाएंगी? कौन सी कोशिकाएं हैं जो मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? लैंडिंग कोशिकाएं हो जाएंगी। कौन सी कोशिकाएं हो जाएंगी भाई? लैंडिंग कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और बाकी जो इसके बचे हुए हैं ना 100 से ज्यादा क्वेश्चंस और हम करेंगे तो वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेके आएंगे क्योंकि मजा नहीं आ रहा और जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, ठीक है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं तो उनको इंग्लिश में देना बहुत जरूरी है वरना उनका थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा, 100% ही बोल रहा हूं, आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना और वहां पर जाके देख लेना। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज वाली क्लास जिसको अच्छी लगी है, जो नए स्टूडेंट आए हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, जो भी अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आगे आने वाली कल जो मैथ की मैराथन आएगी वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।